जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ भाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट का ये चौथा दिन है। HSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एग्जाम मार्च में होना है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मैथ टेस्ट सीरीज का चौथा दिन है। वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, गारंटीड। चलिए शुरू करते हैं। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय फिर वे इकट्ठा बजेंगी? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं संभव। देखो, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर ये घंटियां बजती हैं चारों। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम निकालना आपको आता होगा, लघुत्तम समापवर्तक। इस तरीके से हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 168। अगर नहीं तो मैं एक बार निकाल कर दिखा देता हूं। तो देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 साते 14। 2 से फिर चला देंगे इसको, 2 दूनी 4 और ये 7। अब इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, दूनी 24 और 24 साते 168। ठीक है, 168 सेकंड के बाद फिर वे इकट्ठा एक साथ बजेंगी। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिनट और 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद, यानी कि जब ये तीनों चारों इकट्ठा कितने बजे बजी हैं एक साथ? 12 बजे बजना प्रारंभ हुई थी। तो अब ये दोबारा एक साथ बजेगी 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। चार धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस एक पथ का चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का ये जो चक्कर लगाए हैं, इतने समय में लगाए हैं। वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिल पाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 और 450 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होता है इसका 1800 सेकंड। इन सभी का इस तरह जो मैंने एलसीएम बताया है, अगर इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 1800 सेकंड है। तो इसका मतलब वे दोबारा अपने आरंभिक बिंदु पर 1800 सेकंड के बाद मिलेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसके लिए आपने छोटा सा एक फार्मूला याद रखना है। देखो, पहली संख्या यहां पर लिखता हूं मैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। बस ये याद रख लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल 1280, पहली और संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 1280 है और महत्तम समापवर्तक 8 गिवन है। बताना क्या है? LCM क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 छीक 48, यानी कि LCM कितना हो जाएगा? 160। छोटा सा फार्मूला याद रख लेना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? लघुत्तम समापवर्तक गुणा में महत्तम समापवर्तक। कोई भी एक चीज पूछ लेगा 3 चीज देने के बाद। ठीक है, दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा, LCM दे देगा, तो पहली संख्या पूछ लेगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक दे रखा है। एलसीएम पूछ लिया तो हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, इसमें देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्याएं हम कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो, 3:4 में दे रखा है, दो संख्याएं 3:4 में है। अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो कितना आएगा? 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो इस 12 को किसके बराबर रखेंगे? 48 के बराबर रखेंगे। इसको भाग करके देखो कितने गुणा है ये? 12 चौका 48, 4 गुणा है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा करो, तो 4 से गुणा करो, तो 4 तिये 12। एक संख्या तो होगी 12, इसको भी हम 4 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 16। बताना क्या था? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 28। आंसर आ जाएगा सीधा।
24 आड़ू 36 खुबानी 60 केले हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल होना चाहिए। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? जहां पर ये न्यूनतम संख्या पूछ लेता है, कम से कम ऐसे कितनी पंक्ति होनी चाहिए, अगर ये पूछ लेता है तो इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे तो सीधा HCF जो संख्या दे रखी है वो निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 24, 36 और 60, 24, 36 और 60, इनका अगर हम HCF निकालेंगे तो आएगा 12। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 12 ही है। 12 पंक्ति ऐसी हो जाएंगी। न्यूनतम पंक्ति बतानी थी तो 12 ऐसी पंक्ति है, उसको रख देंगे, समान संख्या में एक ही प्रकार का फल होगा। ठीक है। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता है तो किसी भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। HCF कैसे निकालते हैं देखो, जैसे यहां पर 60 को 36 से डिवाइड कर लो या फिर 36 को 24 से कर लो। 36 को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? 24 से। तो 24 एकम 24, बचेगा कितना? 12। अब इसको 24 को यहां ले आएंगे तो 12 दूनी 24, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक बीच में नीचे जीरो ना बच जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तम समापवर्तक 12। ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें दे रखा है आरोही क्रम में लिखना। देखो, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे छोटी पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। अब इन संख्याओं में जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, जो भिन्न दे रखी है, हमें ये निकालना होता है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। ये कंडीशन कैसे इसको ट्रिक से हम करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? अंश और हर का डिफरेंस देख लेंगे। यहां पर 3/5 है तो इसका डिफरेंस कितना है? 2। अंश और हर का 7/9, इसका डिफरेंस कितना है? 2। 11 और 13 का डिफरेंस कितना है? 2। अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। ठीक है। जिसका दोनों सभी इनका डिफरेंस देख लेंगे। अगर डिफरेंस बराबर है तो जो अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। समझ गए? देखो, अब हमने अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ी देखेंगे, 11/13 सबसे बड़ी। इसके बाद इससे छोटी कौन सी, जिसका अंश बड़ा, इसके बाद कौन सा है? 7। तो ये 7/9। इसके बाद 3/5, ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? इनका डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो, 1 1 1 1, डिफरेंस बराबर है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा डिफरेंस बराबर ना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। यहां पर अगर डिफरेंस बराबर है तो आरोही क्रम में मैंने क्या बताया है? सबसे पहले लिखेंगे छोटी भिन्न। तो एक डिफरेंस है सबका, तो अंश जिसका सबसे छोटा है वो देखेंगे, ये है 4/5। तो यहां पर लिखेंगे 4/5। फिर इससे बड़ी कौन सी भिन्न हो जाएगी? इसके बाद हो जाएगी 5/6। इसके बाद हो जाएगी 6/7। इसके बाद हो जाएगी 7/8 जो कि सबसे बड़ी है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं जिसमें बराबर बराबर डिफरेंस अंश और हर का ना दे रखा हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बड़ी कौन सी है? देखो, इसमें देखो, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, 2/5 4/9। देखो, 4 और 5 का, 9 और 4 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 5। यहां पर 5 और 2 का डिफरेंस देखेंगे तो है 3। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस में गुणा करके देख लेंगे। 9 को 2 में गुणा किया तो कितना आया? 18। 5 को 4 में गुणा किया तो कितना आया? 20। अब ये देख लेंगे 20 बड़ा है या 18 बड़ा है। तो यहां पर क्या है? 20 बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। 18 छोटा है तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी। तो बताना क्या है? बड़ी भिन्न क्या है? तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/9। पूछता छोटी भिन्न क्या होगी? तो 2/5, ये छोटी भिन्न हो जाएगी। ऐसे इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट और
20% तथा 10% की क्रमिक छूट के बीच अंतर 144 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो मेरे हाथ में दो मार्कर है, ठीक है, इस पर जो अंकित मूल्य है रेड वाले पर, उस अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दिया गया है, इस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया है, ध्यान से समझना। अब मेरे पास ब्लैक मार्कर है, इस पर क्या किया गया है, 20% और 10% की दो डिस्काउंट दिए गए हैं इस पर, ब्लैक वाले पर, यानी कि इस पर जो 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, तो इसकी हम एकल छूट निकाल लेंगे, और इसकी एकल छूट निकालने के बाद इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना, 144 रुपए। बस ये बात समझने की है। तो देखो एक तो है 30% डिस्काउंट, ये लिख दिया मैंने 30%, और 20% और 10% के अलग अलग है, तो मैंने क्या बताया था, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100 काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 20 30 और 2 32। इसका मतलब ये 32% डिस्काउंट है, हमने एकल डिस्काउंट निकाल लिया, यानी कि एकल छूट। ठीक है, एक 30% का डिस्काउंट हो गया और एक 32% का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 30% और 32% डिस्काउंट का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है इसमें 144, यानी कि 2%। इस 2% के बराबर रखेंगे 144 को, तो 1% किसके बराबर, बटे में 2, और 100% किसके बराबर, गुणा में 100। तो 2 काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो मार्क सीधा आ जाएगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य 7200 रुपए। ऐसे करेंगे इसको। एक प्लेट क्रमवार 12 सही 1/2% और 10% की छूट के देने के बाद 6300 रुपए में बेची गई। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेट है, उसको 12.5% डिस्काउंट दिया और उसके बाद 10% का डिस्काउंट और दे दिया, और देने के बाद 6300 रुपए में वो बेच दी। अब देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, मान लीजिए एक्स थी वो प्लेट का मूल्य है, अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य पर अगर वो यहाँ पर देखो 12.5% है, तो 100 में से घटाएंगे तो दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पर अगर 20% दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा अंकित मूल्य से घटाकर कितना रह जाता, 20% डिस्काउंट ये लिख देते, यहाँ पर 10% डिस्काउंट 90/100 लिख देते और बराबर रख देते 6300 के। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा फ्रैक्शन में दे दिया उसने डिस्काउंट, 12 सही 1/2%, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो इसकी बजाय आप इस तरीके से काम करोगे, 12 सही 1/2% को हम 1/8 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे में 2, और परसेंट हटाने के लिए गुणा में बटे में 100, 25 चौका 100, तो इसलिए 1/8, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/8 लिख दिया। 1/8 का मतलब है अगर ये मार्क प्राइस वस्तु का प्लेट का 8 रुपए है मार्क प्राइस, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने, और कितने में बेच दी वो, 7 रुपए में बेच दी, 7 रुपए सेलिंग प्राइस, यानी कि 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच दी। तो दूसरा डिस्काउंट उसने दिया है 10% का, इसको हम लिख सकते हैं 1/10, 10 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 9 रुपए में बेच दी। मैंने क्या बताया था, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 63, ये 63 रुपए में बेच दी, 80 रुपए का मार्क प्राइस था, यहाँ पर कह रहा है 6300 रुपए में बेच दी, तो इसको सेलिंग प्राइस को 6300 के बराबर रख देंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, तो मार्क प्राइस हमने ये ले रखा है, इसको 100 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर कितना, 8000। तो अंकित मूल्य ही हमने बताना था, तो अंकित मूल्य वस्तु प्लेट का कितना आ गया, 8000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टीवी निर्माता प्रति 9900 रुपए की दर पर 2 टीवी बेचता है, यानी कि एक टीवी को बेचता है 9900 रुपए में, दूसरे को भी 9900 रुपए में, 9900 रुपए में बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। उसने पहले पर 10% का लाभ कमाया, पहले वाले टीवी पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे वाले टीवी पर 10% की हानि उठाई, तो बताना है कि उसे हानि या लाभ कितने परसेंट का हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10% का लाभ और 10% की हानि, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में लॉस होता है, और ट्रिक से समझाया था, अगर इसका आंसर बिना देखे निकालना हो ना तो 1% का लॉस सीधा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे बताया था मैंने, 10 गुणा में 10, 10% हानि 10% लॉस और बटे में 100, आंसर आ जाएगा 1% की हमेशा ही हानि होगी। इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होगा, 20% हानि 20% लाभ, 20 गुणा में 20 बटे में 100, तो 2 दूनी 4, 4% लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। देखो भाई 300 रुपए में कोई चीज बेच दी, ठीक है, मान लीजिए मार्कर है 300 रुपए में बेच दिया,
और 20% का इसमें लाभ ले रखा है, तो इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कम रहा है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। किस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको अगर 235 रुपए में बेचा जाता तो क्या होता, हानि परसेंट, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होगा, इस मार्कर का क्रय मूल्य क्या होगा। 300 रुपए में बेचा है और 20% का लाभ भी लिया है, ठीक है। तो हम इसको अगर स्मार्ट वे से करना चाहें तो सीधा आपको पता है लाभ ले रखा है तो कम लेकर आना है, तो सीधा 100/120 कर देंगे, तो आपका 250 आ जाएगा क्रय मूल्य। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। देखो, मान लीजिए वस्तु का हम मानना पड़ेगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस x रुपए है, ठीक है। 20% लाभ लेकर बेच दी तो 20% का लाभ आपको पता है वस्तु का मूल्य सीधा 120% हो जाएगा। अगर 20% का लाभ 30% का लाभ होता तो सीधा वस्तु का मूल्य 130% हो जाता। तो कितने के बराबर है, 300 के बराबर है। तो इसलिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 300 इधर जाके रिवर्स हो जाएगा तो 100/120। इसलिए हम क्या करते हैं, बगैर x मानने सीधा इसको हम क्या कर देंगे, 100/120 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 250 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है कि खरीदा तो वो 250 रुपए में है कॉस्ट प्राइस, अब वो कह रहा है कि उसको बेच दे अगर वो 235 रुपए में। अगर वो 235 रुपए में अगर उसको सेल कर देगा तो इसका मतलब उसे कितना लॉस होगा, 15 रुपए का लॉस होगा। लेकिन उसने खरीदी कितने में थी, 250 में, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है यहां से पता चल जाएगा। तो 3 दूनी 6%, 6% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो, ए उस कार्य का 1/4 भाग अगर 10 दिन में करता है, 4 अगर टोटल भाग है उसमें से एक पार्ट उसने 10 दिन में कर दिया, तो चारों पार्ट कितने दिन में करेगा, 10 10 10 10, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो सीधा इसको 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40 दिन। तो ए अकेला उस काम को 40 दिन में करेगा। बी 1/3 पार्ट को करता है 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। और आपको पता है अब ए एक काम को करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल आसान है। एक बार इनको गुणा कर लेंगे। देखो, या तो ट्रिक बताता हूं आपको सीधा, 40 गुणा में 60 बटे में 40 प्लस में 60, तो 40 और 60 कितना, 100, 0 से 0, 0 से 0, ये आ जाएगा 24 दिन। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में कर देंगे। तरीका क्या है इसका वैसे करने का, देखो यहां से ले लेंगे इनका एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेते हैं, कुछ भी मान लो, या 40 गुणा में 60, कुछ भी समझ में ना है तो 40 गुणा में 60 ले लेना, टोटल काम आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 60, यहाँ पर ये हो जाएगा 40। ये होती है उनकी अक्षमता, यानी कि ए जो है ना एक दिन में 60 टेबल बनाता है, बी एक दिन में 40 टेबल बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, 60 और 40 100। एक दिन में ए और बी मिलकर 100 टेबल बनाते हैं। बनानी कितनी है, ये बनानी है, तो इसको 100 से भाग दे देंगे बस। आंसर फिर भी हमारा यही आना है, 24 दिन में बना देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो, तरीका वही है, इनका एलसीएम ले लेंगे 60, ये हो जाएगा कुल काम। मान लीजिए टेबल बनाने का काम है, 60 टेबल बनानी है, तो ए और बी 12 दिन में बनाते हैं, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 5 60, ये आ जाएगा 5, 15 चौका 60, और 20 से भाग करेंगे तो 20 दिया 60। ये इनकी अक्षमता आ गई। अक्षमता मतलब के एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में काम करने की अक्षमता जो उनकी है वो। ए और बी एक दिन में मिलकर 5 टेबल बनाते हैं, बी और सी एक दिन में 4 टेबल बनाते हैं, सी और ए एक दिन में 3 टेबल बनाते हैं, सारे मिलकर ए बी सी। देखो यहां पर ए कितनी बार आया है, 2 बार, बी कितनी बार आया है, 2 बार, सी कितनी बार आया है, 2 बार। तो हम यहाँ 2 कॉमन लेकर यहाँ पर ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे इनकी एफिशिएंसी को, तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12/2 यानी 2 6 12, 6 टेबल बनाएंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 टेबल बनाते हैं,
तो 60 टेबल कितने दिन में बना देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 10 दिन। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कर देंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और आप इन जो मैंने अभी सीरीज शुरू कर रखी है मैथ टेस्ट सीरीज HSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, आप उसको बहुत प्यार कर रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट भी आप जो कर रहे हो। मैं पहले क्या करवाता था, एक ही टॉपिक का करवा देता था, परसेंटेज उठा लिया तो परसेंटेज की मैं करवा देता था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप जो है ना सारे के सारे मिक्स करवाओ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने अब आज से मिक्स करवाना शुरू कर दिया। आज मैंने सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, सारे मिक्स क्वेश्चन करवाइए। अब मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हो ना, बिल्कुल फ्रेश बच्चे हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार टॉपिक आप परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने डिटेल में करवा रखा है, उसको अच्छे से एक बार क्रॉस आउट चेक कर लेना, एक बार देख लेना, मतलब उसको अच्छे से, और उसके नोट बना लेना। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, सारे के सारे जितने भी तरीके हैं, सारे के सारे बढ़िया मॉडर्न तरीके हैं, ट्रिक है एक प्रकार की, ये मानकर चलो। कहीं भी हम एक्स नहीं मानते, जहां मजबूरी हो जाती है ना बहुत, वहीं पर हम एक्स मानकर निकालते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को बगैर एक्स माने हम निकाल लेते हैं, और कम से कम और छोटे से छोटे कैलकुलेशन में हम निकालने की कोशिश करते हैं। और ये बच्चे जो है ना समझ में आ रहा है बच्चों को, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा करवा रहे हो। तो हमें इन क्लासों को जो है, जब तक आपका ग्रुप सी का और डी का जो है ना पेपर नहीं होता, तब तक इन इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। किसी दिन छुट्टी हो, ऑफिस में ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं वीडियो हो सकता है ना भी प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन आपको जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम आपके टाइप होंगे, सभी के सभी हर चैप्टर के मिक्स करवाता रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है उन तक भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, पसंद आती है, तो उन तक भी आपको शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको शेयर जरूर करना है। तो चैनल को जो बच्चा नया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।